नाज़रीन आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान किया जा चुका है और 10 जुलाई से टीम इंडिया का हिंदुस्तानी दौरा शुरू होने वाला है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है मुल्क के क्रिकेट शायकीन के जहन में और उनके दिलों में भी, वो ये कि जब बांग्लादेश से टीम इंडिया सीरीज वनडे हार कर आई तो फिर जिम्बाब्वे के लिए इतनी कमजोर यानी कि बी टीम को क्यों भेजा गया। पहले तो कहा जा रहा था कि शायद ये दौरा ही नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद जब टीम चुनी गई तो इसमें धोनी, कोहली, शर्मा समेत कई अहम खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं है और रहाणे को टीम का कप्तान बनाया गया है। हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि क्यों कर एक बांग्लादेश जैसी टीम से हारने के बावजूद फिर एक वनडे सीरीज के लिए एक कमजोर टीम भेजी गई। क्या एक और सीरीज हारने की तैयारी है? इसके अलावा हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे खवातीन हॉकी टीम की, हिंदुस्तान की, जिसने जापान को वर्ल्ड हॉकी लीग में शानदार तरीके से 1-0 से हराकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। और इन मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब फजल इमाम मलिक साहब, जबकि फोनलाइन पर हमारे साथ होंगे एक और सीनियर खेल साहब जनाब ज्ञानेंद्र नाथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश से वनडे सीरीज हारने के बाद अब तैयारी जिम्बाब्वे के से दो हाथ करने की है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात यह है कि बांग्लादेश के हाथों पहली मर्तबा क्रिकेट की तारीख में वनडे सीरीज हारने के बावजूद सिलेक्टरों ने और बीसीसीआई के हुकाम ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए और एक ऐसी टीम जो कि बहुत ही जुझारू टीम कही जाती है उसके लिए एक कमजोर और बी टीम का इंतखाब किया है। इसमें महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, जो कि हालांकि वनडे के कप्तान नहीं है लेकिन वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वनडे के कप्तान विराट कोहली नहीं है और विराट कोहली के जानशीन जिनका बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, जाहिर सी बात है वो भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि रोहित शर्मा नहीं है, सुरेश रैना नहीं है और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं। आर अश्विन को भी रेस्ट दिया गया है, इन लोगों को आराम दिया गया है। अलबत्ता 3 साल बाद हरभजन सिंह की जरूर वापसी हुई है, इसके बारे में भी काफी कुछ कहा जा रहा है कि 3 साल के बाद हरभजन सिंह किस तरह से वापसी कर पाएंगे वनडे में। और एक ये भी दलील दी जा रही है कि चूंकि आईपीएल में और T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, शायद उसी को बुनियाद बनाकर उनकी टीम में वापसी हुई है। लेकिन खास बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि क्यों बांग्लादेश से हारने के बावजूद कमजोर टीम भेजी गई। हालांकि अजिंक्य रहाणे का नाम बार बार बीच में आया था कि हो सकता है कि उन्हें मौका दिया जाए अगर कहीं बी टीम भेजी जाती है। ये एक अलग सवाल है। 4 कप्तान इस वक्त हिंदुस्तान के पास मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो धोनी, कोहली, रोहित शर्मा और अब अजिंक्य रहाणे भी उसमें जुड़ गए हैं। फजल इमाम मलिक साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि जब बांग्लादेश से हम सीरीज हारे थे तो फिर क्या जरूरत थी कि जिम्बाब्वे को इतना कमजोर समझा जाए, इतना अंडर एस्टिमेट किया जाए जिम्बाब्वे को? नहीं, देखिए इसमें शबाब साहब, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की टीम जो सिलेक्टर्स हैं जी, उन्होंने कुछ एक सेकंड बी टीम जिसको आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बी टीम है जी। रॉबिन तुप्पा खेल चुके हैं, अंबाटी रायडू हैं, अक्षर पटेल हैं, वो लगभग खुद बोर्ड की तरफ से आया है कि ये बी टीम भेजी जा रही है। बोर्ड ने भले कहा हो, लेकिन आप जब जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हो, ठीक है कि उसमें विराट कोहली नहीं है, धोनी नहीं है, सुरेश रैना नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, आर अश्विन नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस सिलेक्शन ने जिसका जिक्र मैं पिछले आपको अगर याद हो तो मैं वो कह रहा था कि विराट कोहली को के सामने उन्होंने जरूर सिलेक्टरों ने एक सवाल खड़ा कर दिया। विराट कोहली को बार बार ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वनडे टीम के वो अगले कप्तान है। जिम्बाब्वे दौरे पे उन्हें कप्तान के तौर पे भेजा जाना चाहिए था। अगर कुछ अंदर कुछ खाने कुछ नहीं हुआ होता है, विराट कोहली का परफॉर्मेंस मुतासिर बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ होता, तो मुझे लगता था कि विराट कोहली इस टूर के कप्तान होते। लेकिन विराट कोहली के जिस एरोगेंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से खबरें आती रही, उसको लेके सिलेक्टर्स मुझे लगते हैं कि इनमें बहुत
सोच विचार के बाद बहुत इस पे गौर खौज किया होगा, बहुत सारी चीज, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे को उन्होंने। तो क्या ये मान के चला जाए कि अगर विराट कोहली का कोई जानशीन होगा तो वो रोहित शर्मा नहीं, अजिंक्य रहाणे होगा? विराट कोहली का कोई जानी, विराट कोहली सिर्फ अभी टेस्ट के कैप्टन थे, वनडे की कैप्टनसी को लेकर बार बार उन पे, तो मैंने पिछली बार यही कहा था कि हम, मुझे जो लगता है कि विराट कोहली की जगह किसी दूसरे को कप्तान बनाया जा सकता है। रोहित शर्मा का नाम ध्यान में था हम लोगों के, लेकिन अजिंक्य रहाणे को बना के उन्होंने, चूंकि जिस टीम को भेज रही है, ये इशारा सेलेक्टरों ने धोनी को भी दिया है और कोहली को भी दिया है। कोहली को भी दिया है, कोहली को ज्यादा दिया है, धोनी को तो, धोनी के लिए देखिए, धोनी के लिए अब क्रिकेट बहुत ज्यादा, एक आध साल और खेले, मुझे लगता है कि T20 अगले वर्ल्ड कप को खेलने के बाद उनका रिटायरमेंट लगभग तय है। तो एक ये है, कोहली के लिए ज्यादा झटका है ये सिलेक्शन। दूसरी चीज है कि कुछ जैसे हरभजन सिंह का आपने सवाल उठाया कि अगर IPL ही इस टीम सिलेक्शन की बुनियाद है तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को इस टीम में लिया जाना चाहिए था, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अमित शर्मा को लिया जाना, सरफराज का भी नाम आ रहा है, करण शर्मा को आपने किस बुनियाद, बल्कि कई क्रिकेटरों ने सरफराज खान के बारे का नाम लिया है कि सरफराज खान, अगर इस तरह की टीम जा रही थी, सीनियर्स को रेस्ट दिया जा रहा था, तो सरफराज खान एक बड़े दावेदार। सरफराज खान नहीं, आप स्टुअर्ट बिन्नी का अगर परफॉर्मेंस पिछले 3-4 सालों में देखिए, हिंदुस्तानी टीम में कुछ नहीं है, सिर्फ रॉजर बिन्नी के बेटे होने की वजह से अगर उनको टीम में रखा जा रहा है तो उनसे बहुत अच्छे ऑलराउंडर यूसुफ पठान, इरफान पठान है, उनमें से किसी को मौका दिया जा सकता था। लेकिन अब चूंकि सिलेक्शन होना है, एक आदमी टीम का जो सिलेक्टर है वो अपने बेटे को तरजीह दे रहा है, तो ये कौमी टीम पर सवाल। दूसरी चीज ये है कि अगर जिसका IPL, अगर हरभजन सिंह को लिया जा सकता था तो आशीष नेहरा को लिया जाना चाहिए था, विकेट ज्यादा है उनके, 22-23 विकेट है उनके इसमें। यजुवेंद्र चहल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उन्हें तो आप ये है कि सिलेक्टरों ने जो बी टीम बनाई, अगर चूंकि IPL की बुनियाद बनाई तो फिर ये 2-3 नाम इसमें होने चाहिए थे। करण शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा इस टूर्नामेंट IPL में, आपने करण शर्मा को लिया, तो कई ऐसे सवाल अभी भी इस टीम पे कि अगर बी टीम भेजना था तो कुछ ऐसे दूसरे खिलाड़ी, हरभजन सिंह को अब कितने क्रिकेट बाकी है, अगर हरभजन सिंह के परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर IPL बुनियाद है तो BCCI का एक और टूर्नामेंट है, सैयद मुश्ताक अली शाह ट्रॉफी, जिसमें पंजाब की तरफ से उन्होंने, हरभजन सिंह ने खेलने को तरजीह नहीं दी। चलिए थोड़ा हरभजन सिंह के बारे में हम बात करेंगे, और हम आपको बता दें नाज़रीन को कि याद दिला दें कि 10 जुलाई से शुरू हो रहे दौरे में 3 वनडे और 2 T20 मुकाबले होने हैं। और जहां तक हरभजन सिंह की बात है तो 4 साल बाद किसी बैनुल अक़वामी टीम में वापसी करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर वापसी करने वाला खिलाड़ी 35 साल का हो तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वैसे हरभजन सिंह के साथ जुड़ी हर बात ही काफी दिलचस्प होती है, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ सालों में उन्हें टीम इंडिया के लायकपन न समझने के बाद पहले टेस्ट और अब वनडे टीम में उनकी वापसी हुई है, वो कहीं न कहीं भज्जी के स्ट्रगल को भी जाहिर करता है। फजल साहब, देखिए हरभजन सिंह का स्ट्रगल आप ठीक है कि हो सकता है कि स्ट्रगल को जाहिर करता हो। IPL में उन्होंने बहुत अच्छा किया, रणजी ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। BCCI के दूसरे टूर्नामेंट, फिर मैं क्या सैयद मुश्ताक अली शाह टूर्नामेंट में हरभजन सिंह अगर स्ट्रगल करना चाहते थे, अपने को परफॉर्म करना चाहते थे, उन्होंने अपने स्टेट टीम से खेलने को तरजीह नहीं दी, वो स्किप कर गए, जबकि उनकी टीम फाइनल में पहुंची थी, उन्होंने नहीं खेला, युवराज ने नहीं खेला। तो आप देख सकते हैं कि अपनी स्टेट टीम को ये लोग कितनी तरजीह देते हैं IPL पे। फिर वही सवाल आ रहा है कि IPL चूंकि एक ग्लैमर है, वहां पैसा है, वहां खिलाड़ी ज्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत के दूसरे घरेलू टूर्नामेंट को। और BCCI का भी रवैया समझ में आने वाला नहीं, वो अपने ही एक टूर्नामेंट में दूसरे खिलाड़ियों को परफॉर्म करने के लिए या खेलने के लिए कोई किसी तरह से जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन IPL के लिए वहां सब कुछ हो जाता है। तो ये दो तरह के जो रवैया है BCCI से, इससे घरेलू क्रिकेट बहुत मुतासिर हो रहा है। और वैसे भी अब BCCI 2 हिस्से में तब्दील है। जगमोहन डालमिया के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सेहत इतनी खराब हो गई है कि उनसे बात भी नहीं की जा सकती ठीक से, वो दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते हैं। और एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा हो रहा है कि क्या BCCI को इस वक्त अनुराग जी चला रहे हैं, ये भी एक सवाल उठ रहा है। कल बल्कि अनुराग ठाकुर का इस पे की सफाई भी आई कि हम दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम दोनों बहुत मिलकर अच्छी तरीके से काम करें। लेकिन जाहिर है कि एक उम्र आने के बाद, और जगमोहन डालमिया साहब की सचमुच सेहत बहुत अच्छी नहीं रह रही, तो जाहिर है कि अभी जो भी काम कर रहे हैं, फिर बनाने की जरूरत क्या थी? अगर उनकी सेहत खराब थी तो फिर सिर्फ डमी के तौर पर तो नहीं बनाया गया, या फिर उनका कद इतना बड़ा है
जाहिर सी बात है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। कद तो बहुत, कद के मामले में तो जाहिर है आज शबाब, लेकिन फजल साहब आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, जो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कमेटी की जो तहकीकात करने वाली टीम है, जब वो डालमिया साहब के पास गई थी तो उसका यह बयान है कि ना वो किसी की बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और ना उसका जवाब दे पा रहे हैं। तो इतना बड़ा अदारा बीसीसीआई, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का बोर्ड है, अगर उसका सदर ऐसा होगा तो क्या मान के चला जाए कि ये दानिस्ता तौर पर बोर्ड ऑनरी सेक्रेटरी को ही के जरिए ही बोर्ड चल रहा है इस वक्त? नहीं, इस वक्त देखिए अभी इसमें दो चीजें, एक तो यह है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज अगर बीसीसीआई जिस जहां खड़ा है उसे खड़ा करने में अगर किसी आदमी का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो वह जगमोहन डालमिया की। 1991 में उन्होंने बीसीसीआई को खड़ा करने के लिए, खासकर जब साउथ अफ्रीका, नहीं वो तो बिल्कुल सही है, ये कह मौजूदा हालात, दूसरी जिस वक्त ये इलेक्शन हुआ उस वक्त उनकी सेहत शायद इतनी खराब नहीं थी। अगर आप देखिए कि जब पाकिस्तान क्रिकेट के शहरियार खान जब आए थे तो उस वक्त तक वो चल फिर रहे थे, वो सारी चीजें और वो अच्छी तरीके से बातों को समझ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने एड्रेस किया था। उसके बाद सेहत में कितने जाहिर है कि चूंकि इंसान है, इंसान की सेहत में क्या कुछ हो सकता है ये तो हम लोग नहीं बेहतर जान सकते कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो अगर उनकी सेहत इस लायक नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर इस पर बीसीसीआई को गौर खौज करना चाहिए कि किस तरह से आगे का निजाम चले, चूंकि बहरहाल सदर बहुत जरूरी होता है। अगर अनुराग ठाकुर को आज नहीं तो कल अगर इस तरह के हालात बने रहे जिस तरह से आज, अगर जगमोहन डालमिया सुन नहीं रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज बीसीसीआई के हक में जाती नहीं है। बीसीसीआई को इस पर सोचना होगा और अनुराग ठाकुर को भी सोचना होगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर अकेले बीसीसीआई को चला नहीं सकते। हालांकि ये भी बातें बीच बीच में आती रही कि दोनों के दरमियान इख्तलाफ है और इसको कंडेम भी किया है। लेकिन हम लोग अपने मौजू पर लौटते हैं। बांग्लादेश से टीम हारी, पहली बार वनडे सीरीज हारी और उसके बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर जा रही है। जिम्बाब्वे भी कभी आसान नहीं रहा हिंदुस्तान के लिए भी अगर देखा जाए तो। आपको क्या लगता है, एक और गैर मुल्की दौरा है, ये जो टीम चुनी गई है आपके मुताबिक की टीम बेहतर है, मुतवाजिन टीम है, भले ही इस वक्त उसमें मौजूद नहीं है कई खिलाड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीम कमजोर है। तो क्या आपको लगता है कि मुकाबला कैसा होगा? मैं इसको कमजोर टीम नहीं मान रहा हूँ, ये टीम बहुत अच्छी और ये नौजवानों की टीम है। मनोज तिवारी टीम में है, अंबाती रायडू है, रॉबिन उथप्पा, हरभजन सिंह। ज्ञानेंद्र नाथ जी से जानना चाहते हैं, ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ज्ञानेंद्र नाथ जी, बांग्लादेश से टीम इंडिया हारी, उसके बाद सीनियर्स को रेस्ट दिया गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्रिकेट शायकीन को कि आखिर सेलेक्टर्स ने किया क्या है। फजल साहब का यह कहना है कि टीम को भी कहना गलत होगा, टीम काफी मुतवाजिन है, चंद सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं है, लेकिन यह तो देखना बहुत जरूरी है कि बैक टू बैक अगर हम छोटी टीमों से हारते हैं तो काफी इसका खराब असर पड़ता है। और बांग्लादेश से हारने के बाद तो हमारे सेलेक्टर्स और खिलाड़ी सबको और चौकन्ना हो जाना चाहिए था। जी ज्ञानेंद्र जी, फजल साहब लगता है इस वक्त हमारे साथ नहीं। मैं इसमें दो चीज देखेगा कि बांग्लादेश को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। शबाब के बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश अभी बहुत कई बड़ी टीमों को चुनौती देने वाले हालत में है। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की टीम बहुत कमजोर थी, उसने पाकिस्तान को हराया, पर हिंदुस्तान से उसने ऐसा नहीं कि फ्लुक में हराया, उसने अच्छा खेला, उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद हराया। उसकी उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही, गेंदबाजी अच्छी। ठीक है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम लोग जो टीम भेज रहे हैं वो उसमें से कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया, क्योंकि जूनियर्स को अगर आप नई टीम अगर नई टीम नए लोगों को, नए खिलाड़ियों को फिर कब मौका मिलेगा। जिम्बाब्वे में अभी जिस तरह से क्रिकेट चल रहा है, ठीक है कि वहां भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, पाकिस्तान अभी गई थी, पाकिस्तान में उसने कुछ अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। जिम्बाब्वे की टीम को बहुत कमजोर हम नहीं समझ सकते, लेकिन अगर पिछला सीरीज देखे जब हम लोग गए थे वहां तो 5-0 से हमने इसी टीम को हराया था जिम्बाब्वे। उसमें हालांकि इस वक्त सब टीम में थे, सीनियर खिलाड़ी थे। इस वक्त सिर्फ मुझे लगता है कि 4 या 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले जिम्बाब्वे का दौरा कर चुके, बाकी सारे के सारे पहली बार जा रहे होंगे। तो ये सवाल जरूर है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तानी टीम का रिप्रेजेंटेशन अक्षर पटेल कर चुके हैं, अंबाती रायडू कर चुके हैं, रॉबिन उथप्पा कर चुके हैं, हरभजन सिंह है, अजिंक्य रहाणे कर चुके हैं, और भी कई, मोहित शर्मा कर चुके हैं, संदीप शर्मा कर चुके हैं, करण शर्मा खेल चुके हैं हिंदुस्तान। तो ऐसा नहीं है कि एकदम नई टीम भेज रहे हैं, कुछ नए खिलाड़ी जरूर है, लेकिन यह है कि मुझे ज्ञानेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, बांग्लादेश से टीम इंडिया हारी, अब सीनियर्स खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है, फजल साहब का कहना है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं टीम को। आपको क्या लगता है कि अगर हम बांग्लादेश से हारे तो पूरी टीम जानी चाहिए थी, फुल टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि मैं फजल साहब को सुन रहा था
जी। और यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ये बोर्ड ने एक मैसेज दिया है सीनियर खिलाड़ियों को कि टीम आपके सामने कोई भी हो, आपको अपना 100% देना है, पहली चीज। जी जी। ड्रेसिंग रूम में आप जो है बटे हुए नहीं रहेंगे, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी है नहीं जी। अभी उन्होंने विराट कोहली की तरफ इशारा किया, धोनी की तरफ इशारा किया। आपने कहा कि क्या ये माना जाए कि ये जो है अजिंक्य रहाणे जाननशी बनेंगे इनके? अभी तो सवाल यह है कि अभी तो कोहली खुद जाननशी बनने की उसमें है, रो में। जी हाँ, बिल्कुल। अभी वो कहां से उनका कोई जाननशी उड़ा जाएगा? लेकिन जहां तक उनका परफॉर्मेंस है, मुझे ये लगता है कि जो भी चयन करता है उनको ये लगा होगा कि अब जैसे कोहली की बात ले लें तो 1, 3, 7, 15, तो कोई भी नया खिलाड़ी जिसे टीम में चुना गया है वो इनसे तो खराब प्रदर्शन नहीं करेगा ना। जी। तो ये माना गया है कि अगर आप बहुत बेहतर करते, रोहित शर्मा भी बहुत रेकलेस में शॉट खेल रहे थे, तो जो इन लोगों को स्टारडम बहुत जरूरत से ज्यादा हावी हो गया, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस तो चलेगा, जाहिर सी बात है। और ये जो है बोर्ड ने जो भी किया है, एक सेकंड स्ट्रिंग को तैयार करना, जैसा ऑस्ट्रेलिया में अक्सर होता है, आप देखते हैं, बड़ी तारीफ भी करते हैं हम लोग कि वहां हमेशा सेकंड स्ट्रिंग तैयार रहती है। तो अगर सेकंड स्ट्रिंग को मौका ही नहीं दिया जाएगा, आप जाएंगे और बेंच पे बैठा के उन्हें वापस ले आएंगे, तो फायदा क्या? और साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों को कुछ शूटिंग का मौका भी मिल जाएगा, ये भी हम लोग देखते आ रहे हैं वैज्ञानिक जी। हाँ, जाहिर सी बात है, ये तो ही है। और उसके अलावा ये जरूर रहेगा कि अगर इन लोगों ने उस मौके को अपने कैपिटलाइज कर लिया, तो शायद जितने सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भविष्य में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो खास बात जो क्रिकेट शौकीन के जहन में जो बात है कि बांग्लादेश से हारने के बाद क्या सीनियर टीम सभी नहीं जाने चाहिए थे, इस सवाल का जवाब आप किस तरह से देंगे? जैसा कि बदल साहब ने बताया कि नहीं, टीम बिल्कुल बैलेंस्ड है। टीम जो बटी हुई दिख रही थी, हम लोग सभी जान रहे थे, 2 खेमों में टीम बटी हुई है, एक धोनी का खेमा, एक उनका खेमा। तो अब ऐसे में आप कोई भी टीम भेजें जो कि पहले से 2 खेमों में बटी नजर आ रही हो, तो वो जाहिर सी बात है कि उसका प्रदर्शन कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकता। अजिंक्य रहाणे जो है वो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि नॉन कंट्रोवर्शियल है, कहीं से भी कंट्रोवर्सी उनके साथ नहीं जुड़ी है। और यकीनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया से लेकर यहां तक सबसे बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है, कंसिस्टेंट बल्लेबाज रहे हैं। और ये कह देना है कि वो स्ट्राइक नहीं रोटेट कर सकते, वो जो है दौड़ नहीं सकते, वो स्लॉग ओवर्स में बेहतर नहीं खेल सकते, ये सब बड़ी बेमानी सी चीज है। परफॉर्मेंस का इनाम अजिंक्य रहाणे को एक तरह से मिला है, कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई। ज्ञानेंद्र भाई, आईपीएल में अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी पे सवाल तो नहीं किया जा सकता है। आईपीएल में अजिंक्य रहाणे एक वक्त में सबसे टॉप स्कोरर रहे हैं, वो टॉप स्कोरर थे, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। बाद में बोले चूंकि उनकी टीम पिछड़ गई इसलिए वो भी पिछड़ गए, लेकिन उन्होंने अगर आईपीएल में उनका रन रेट बहुत अच्छा रहा, तो वनडे में स्ट्राइक रोटेट जैसी बातें मुझे बहुत मजाकखेज लगती है कि सिर्फ दिल को बहलाने के गालिब ये ख्याल अच्छा वाली बात है कि आप किसी खिलाड़ी पे हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके पास दोनों चीज है, टेस्ट का टेम्परामेंट भी है और वनडे और T20 का टेम्परामेंट भी है। बिल्कुल है, 100% है उनके पास, वो बहुत ही मुकम्मल खिलाड़ी हैं और बिल्कुल सही ढंग से एक तीसरा विकल्प इन्होंने ढूंढा है। अब देखिए, देखना चाहिए हम लोग सभी को कि कहां तक, और जो भी खिलाड़ी है, जैसा आपने शुरू में कहा है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, उनके पास अनुभव है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉविस है, बिल्कुल नए के अनाड़ी हो। तो अब वहां जाके क्या करते हैं, कितना उस मौके का फायदा उठाते हैं और भविष्य के लिए कितना हमारे लिए या भारतीय बीसीसीआई के लिए कारगर होते हैं, तो देखने वाली बात तो। चलिए, कुछ बदला हुआ रूल्स भी मिलेगा टीम इंडिया को। सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मनोज तिवारी पे बहुत मेरा स्टेक बहुत लगा, क्योंकि उस खिलाड़ी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मुझे लगता है कुछ खिलाड़ी को बहुत पहले आना चाहिए, तो जब आए तो अचानक बहुत कुछ उनके साथ ऐसी चीजें हादसे हो गए जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन वो बहुत अच्छे बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया इस दौरे पे, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक नए मनोज तिवारी के तौर पर। चलिए, मनोज तिवारी पर भी सबकी नजर रहेंगी। और एक खास बात जो ये है, हम फिर से नाजरीन को अपने बता दें कि इस दौरे पर जब टीम इंडिया जाएगी जिम्बाब्वे की, तो बदला हुआ रूल्स होगा, बैटिंग का पावर प्ले अब खत्म कर दिया गया और देखना होगा कि वैसे सूरत में टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसा परफॉर्म करती है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे खवातीन हॉकी टीम की, जिन्होंने वर्ल्ड हॉकी सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 5वें मुकाम के लिए खेले गए मैच में जापान को हराकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। लेते हैं ब्रेक।
बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हम समय हैं, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं फजल इमाम मलिक साहब, और फोनलाइन पर हमारे साथ होंगे ज्ञानेंद्र नाची। खातीन हॉकी की बात करते हैं, खासतौर से वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल के खातीन जुमरे में 5वें और 6ठी पोजीशन के क्लासिफिकेशन मैच में हिंदुस्तानी खातीन टीम ने शानदार मुजाहरा किया है और उसने जापान को 1-0 से हराकर क्लासिफिकेशन मैच में एक तरह से अगर ये कहा जाए कि इस मैच को जीत करके ओलंपिक के लिए जो कि होने वाला 2016 में उसकी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। और हम आपको अपने नाज़रीन को ये याद दिलाना चाहेंगे कि भले ही इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की मर्दों की टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, लेकिन मर्दों की टीम पर ओलंपिक के क्वालिफाई करने का दबाव नहीं था, क्योंकि मर्दों की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। खातीन टीम से काफी उम्मीदें थी और जिस तरह से जापान को हालांकि 1 गोल से हराया, और रानी का ये गोल यकीनी तौर पर काफी फैसलाकुन तो हुआ ही, और साथ ही अगर हालांकि इफ बट काफी है उसमें लगा हुआ अभी कि टीम इंडिया क्वालिफाई कर पाती है कि नहीं खवातीन के जुमरे में ओलंपिक में, लेकिन अगर कर पाई तो ये गोल काफी कारगर साबित होगा। फजल इमाम मलिक साहब, काफी खुश नजर आ रही थी खिलाड़ी भी और हिंदुस्तान के हॉकी शायकीन भी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस जेंट्स प्लेयर नहीं दिखा सके जो कि हमारी लड़कियों ने दिखाया है। नहीं, देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो चाहे वो जेंट्स का भी हो या खवातीन का हो, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछली बार जब यहाँ 2-3 महीने पहले जब वर्ल्ड लीग से का सेमीफाइनल का एक मैच हुआ हुआ था, तो हिंदुस्तानी टीम की जो कमजोरी थी वो बार बार उभर कर सामने आए, खासकर पेनल्टी कॉर्नर्स पे गोल नहीं बदलने की। खास कमजोरी पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं बदलना और कंसीड करना दूसरी टीम को पेनल्टी कॉर्नर। दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ कम से कम एक मैच में 13 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे हिंदुस्तान को दिल्ली में, और इस पे किसी पे गोल नहीं हो पाया था। और मैंने बाद में ऋतु रानी से भी बात की थी, जो टीम के कप्तान, उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इस टूर्नामेंट में। हालांकि उस टूर्नामेंट में कमजोर टीमें थी, थाईलैंड की टीमें थी, इंडोनेशिया की टीमें थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी टीम ने अपने को बदला है थोड़ा, जो देखने में आया। खासकर पोलैंड के खिलाफ मैच में हम हार जरूर गए पहला मैच, लेकिन हिंदुस्तानी लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला। और फिर कल जापान के खिलाफ आउटस्टैंडिंग खेला, खास के गोलकीपर जो सविता, उन्होंने बहुत खूबसूरत बचाव के। इस हिंदुस्तानी टीम के लिए 4 साल पहले हम जाए जब क्वालिफाई करने का मौका था, हिंदुस्तान फाइनल में हार गया था वो मैच। उसके बाद क्वालिफाई करने ओलंपिक में हारने का मतलब है कि देखिए हॉकी वगैरह ऐसे खेल है जिसमें हर टेस्ट, क्रिकेट की तरह नहीं टेस्ट मैच या वनडे लगातार होते रहते।
या तो ओलंपिक है या फिर एशियाई खेल है। अगर इन दोनों में हमने बहुत अच्छा नहीं किया, अपने मुल्क का नाम रोशन नहीं किया और नहीं खेल पाए, तो मुझे ये किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। रूस ओलंपिक के बाद शायद पहला मौका है जब हम क्वालिफाई करने की दहलीज पे खड़े हैं। पिछली बार हम 4 साल पहले चूक गए, हिंदुस्तानी टीम भी एक बार चूक गई थी 8 साल पहले, और उस 4 साल की जो दर्द होता है, 4 साल हम ओलंपिक। और वैसे भी हॉकी के फजल साहब जितने भी सुल्तान हैं, जितने भी बादशाह हैं, उन पर काफी आफत है। पाकिस्तान पहली बार हॉकी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है जेंट्स जुमरे में। हम ज्ञानेंद्र जी से बात करना चाहेंगे कि जापान के खिलाफ जो हिंदुस्तानी टीम की जीत हुई, विमेंस टीम की, एक गोल जरूर करने वाले का नाम काफी सुर्खियों में है, लेकिन क्या ये मान के नहीं चला जाए कि गोलकीपर ने इस मैच को जिताया, खास करके बचाया टीम इंडिया के लिए, जो शानदार परफॉर्मेंस रही? वो बहुत से ऐसे मैच होते हैं जिसमें कि हम अनसंग हीरो कहते हैं ना जिसे, जी, तो और जिसने गोल किया उसको आप मानते हैं कि साहब हाँ ये बहुत इसने जो मैच जिता दिया, लेकिन जिसने मैच बचा लिया आपको, आपके लिए जी, मायने वहां पे है। उस खिलाड़ी की आपको दाद देनी चाहिए कि इस खिलाड़ी ने मैच आपके लिए बचा लिया, वरना शायद जापान जो है ये, क्योंकि मुतबातिर हमले हो रहे थे और जिस तरह से अपनी रीच का इस्तेमाल किया था, इसके खेलों में जापान से ही हार चुके हैं, हारने की वजह से हम तमगा कमा चुके हैं। आपको क्या लगता है ज्ञानेंद्र जी, खातीन हॉकी टीम जब जापान से जब जीती है तो हौसला कितना बुलंद होगा? अगर हम नजर डालते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला लगता है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का काफी इफ एंड बट्स उसमें है, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद आपको लगती है कि क्या जेंट्स टीम की तरह इस बार काफी दिनों के बाद, मुझे लगता है कि फजल साहब ने बताया कि 80 के मास्को ओलंपिक के बाद शायद पहली मर्तबा ये मौका होगा जब विमेंस टीम क्वालिफाई करेगी। आपको क्या लगता है कि ये तारीख रकम हो पाएगी एक बार फिर? बिल्कुल, अभी उम्मीद रखनी चाहिए, अभी उम्मीद खोना। और जहां तक ये जापान को हराने मौका होता है, जापान को आपने हरा लिया। जापान बहुत बेहतर खेल रही थी, बॉल पोजीशन में, बॉल कंट्रोल में, सभी में, अटैक्स में आपसे बहुत बेहतर थी पूरे मैच के दौरान, लेकिन ये एक बेहतरीन बचाव करने वाली गोलकीपर ने इसमें इतना बेहतर किया और रानी का गोल जो है वो निर्णायक हो गया। 1-0 से आप जीत गए, इससे आपका हौसला तो यकीनन बड़ा होगा। और अगले मैच में आपको ये भी मालूम है कि ये हमारे लिए टिकट है ओलंपिक का। जी जी, तो वो सब कुछ झोंकेंगे उसमें। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है ज्ञानेंद्र जी, आपसे और बात करते हैं। आपने हिंदुस्तानी हॉकी को काफी करीब से देखा है और नए ख्वाहिशात हमारी हैं टीम इंडिया के साथ, हिंदुस्तानी खातीन हॉकी टीम के साथ, कि वो आगे बढ़े और ओलंपिक के लिए एक मरतबा क्वालिफाई करें। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज्ञानेंद्र जी आपका आलमी समय से बात करने के लिए। और फजल इमाम मलिक साहब, आपका भी आलमी समय के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंडअप को यहीं पर खत्म करते हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप दिलाते हुए कि आप इस प्रोग्राम को और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट samylive.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।